सभी दोस्तों की सेवा में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। और दोस्तों, आज एक कहानी लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। ये है 1974 की आने वाली एक फ़िल्म, जिसका मैं आज आपसे तज़किरा करने वाला हूँ। इस फ़िल्म में एक गीत था जिसे रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन उस गीत को रिकॉर्ड करने के बाद रफ़ी साहब के ज़हन से वो गीत निकल चुका था। और फिर एक ऐसी सिचुएशन आई कि जब लोगों ने ये फ़रमाइश कर दी कि रफ़ी साहब, हमें तो आप वो गीत सुनाइए। फिर क्या हुआ? आज की कहानी में मैं यही ज़िक्र करने जा रहा हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, 1974 में एक फ़िल्म आई थी। फ़िल्म का नाम था हवस। ये अपने नाम में ही बड़ा एक एरोटिक सा ये वर्ड है। और इसे आप इंग्लिश में लस्ट कहें या हिंदी में उर्दू में हवस कहें। इस लफ्ज़ के आते ही पता नहीं जहन में किस तरह की चीज़ें, किस तरह के ख़यालात पैदा होने लगते हैं। बहरकैफ, ये एक बड़ा ही बोल्ड नाम था जो कि सावन कुमार टॉक, जो कि इस फिल्म के न सिर्फ ये के प्रोड्यूसर थे बल्कि डायरेक्टर थे, उन्होंने रखा था। और उनकी जो पत्नी थी उषा खन्ना जी, जो कि 7 सालों तक उनके साथ उनका रिश्ता रहा। उसके बाद उन दोनों में डिवोर्स हो गई थी। उषा खन्ना जी हमारे देश की जो फीमेल संगीतकार गुजरी हैं, 2-3 उनमें से उनका नाम भी लिया जाता है। और उषा खन्ना जी के संगीत में सबसे बड़ी ख़ास बात ये थी कि अगर आप उनके गीतों को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल ताज़ा संगीत है। ये उनका ख़ास अंदाज़ था। रफ़ी साहब के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। रफ़ी साहब को बिल्कुल अपने बाप की जगह वो दर्जा देती थीं। उधर सावन कुमार टाक साहब का भी वही आलम था कि रफ़ी साहब के बहुत बड़े परस्तार थे। जब हवस की शुरुआत हुई तो इन लोगों ने चाहा कि फ़िल्म के जो नग़्मे हों, उन नग़्मों को बहुत ही अच्छे पैराए में लिखा जाए। अब वो दौर था मजरू सुल्तानपुरी का। और उन्होंने जब मजरू सुल्तानपुरी साहब से राब्ता किया, तो मजरू साहब ने अपनी मसरूफ़ियत की बिना पे वो इनकार कर दिया कि मैं नहीं लिख पाऊँगा इस फ़िल्म के गीत। और फिर कुछ पैसों के लेन-देन के बारे में उन दोनों में थोड़ी-सी कुछ बात ऐसी हुई कि थोड़े से वो सावन कुमार टाक साहब नाराज़ हो गए और वहाँ से निकल आए। लेकिन निकलते-निकलते उन्होंने ये तय कर लिया था कि अब अपनी किसी फ़िल्म में मजरू साहब से तो गीत नहीं लिखवाएँगे और ना ही कभी उनके घर पे आएँगे, क्योंकि मजरू साहब के घर पे जाके उन्होंने उनसे राब्ता किया था इस फ़िल्म में गीत लिखने के लिए। बहरकैफ, गुस्से में भरे हुए थे और गुस्से में होने की वजह से उनके दिमाग में मजरू साहब के लिए कुछ लाइनें आ रही थी गुस्से वाली। बहरकैफ, 2-1 लाइनें बन गई। उसके बाद वो घर आए और उषा जी से जब मिले और उषा जी से बात की और कहा कि भाई, मजरू साहब ने तो इस गीत को लिखने से इनकार कर दिया है। हालांकि मैंने सोचा था कि अगर मजरू साहब इस गीत को हमारी फ़िल्मों के लिखेंगे तो बड़ा ही अच्छा होगा, लेकिन उन्होंने तो पूरे फ़िल्म के गाने को लिखने से ही इनकार कर दिया। उषा खन्ना जी ने पूछा कि अब ऐसे में क्या करेंगे आप? तो उन्होंने कहा कि मैं ख़ुद लिखूँगा इस फ़िल्म के गीत। अब भाई, वो राइटर थे, वो डायरेक्टर थे, वो प्रोड्यूसर थे। अब ऐसे में गीत लिखना ये एक अलग फ़न है। और ऐसे में जब उन्होंने ये फ़ैसला किया कि मैं गीत लिखूँगा, तो हुआ कि चलो भाई ठीक है, ये भी उनकी प्रतिभा को आज़मा लिया जाए अपनी फ़िल्म में। फ़िल्म तो उनकी अपनी थी। तो बहरकैफ उन्होंने कलम उठाया और कोशिश शुरू कर दी और थोड़ी-सी कोशिशों के बाद एक गीत तैयार हुआ। और उन्होंने जब उषा जी को सुनाया तो उषा जी ने कहा कि काफ़ी अच्छा लिखा है आपने, अब तो ये है कि फ़िल्म के तमाम गाने आप ही लिखें। तो उसके बाद ये हुआ कि अपनी फ़िल्म के लिए सावन कुमार साहब ने तमाम के तमाम गाने लिखे, जिन्हें आशा भोसले जी की आवाज़ों में रिकॉर्ड किया गया। लेकिन वो गाना जो ख़ास तौर से चाहते थे कि मजरू साहब लिखें, वो गाना अब वो रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड होना था, क्योंकि फ़िल्म का वो वाहिद गाना था जो कि एक मेल वॉइस में था। गाने के बोल थे, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। और ये जो लाइन उनके मुखड़ा जो उनके दिमाग में आया था, वो जब मजरू साहब के घर से निकले तो वही गुस्सा जो था उनके, उस गुस्से की कैफियत में उनके दिमाग में वो मुखड़ा आ गया कि तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। और ये जो लाइन थी वो एक्चुअली मजरू साहब के लिए उनके दिमाग में आई थी। बाद में वही मुखड़ा गीत की शक्ल में हम लोगों के सामने आया रफ़ी साहब की आवाज़ में। फ़िल्म हवस में जो 2 गीत थे, ख़ास तौर से मैं उनका ज़िक्र करूँगा। एक तो आशा जी की आवाज़ में था,
टाइटल सॉन्ग ये हवस क्या है तू न जानेगा। इस गीत में आशा जी की आवाज़ का जो अंसर नज़र आता है वो बेमिसाल है। आज 90 साल की उम्र में वो गा रही हैं, गा क्या रही हैं, गाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि अब इस उम्र में आकर ज़ाहिर सी बात है कि इंसान के गले के कॉर्ड अब वैसे काम नहीं करते और हम जैसे खेलना चाहते हैं आवाज़ के साथ वो नहीं हो पाता। लेकिन वो दौर था 74 का कि जबकि आशा जी की आवाज़ भी बिल्कुल शबाब पे थी और उन्होंने अपनी आवाज़ का भरपूर इस्तेमाल किया और ख़ास तौर से जब वो कहती हैं कि ये हवस क्या है तू न जानेगा, मैं इसकी एक छोटी सी झलक आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये हवस क्या है तू न जाने। तो ये तो है वो नगमा जिसके बारे में मैंने आपसे बताया कि इसे आशा जी ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ अदा किया था। लेकिन वो नगमा जो कि रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था वो था तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। आइए उस गीत की भी एक छोटी सी झलक। गलियों में न रखेंगे कदम आज के। अब इस गीत से जुड़ा हुआ जो वाक़या है मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ कि उस ज़माने में रफ़ी साहब के फ़ॉरेन में बहुत सारे शोज़ होते थे और जब कभी ये फ़ॉरेन टूर पे जाते थे तो 1 महीना, 1.5 महीना, यहाँ तक कि 2-2 महीने वो टूर्स पे रहते थे। एक बार ऐसे ही जब ये फ़ॉरेन के टूर पे गए और ऑडियंस में जाकर जब इन्होंने अपना प्रोग्राम शुरू किया तो अचानक इस गाने की फ़रमाइश आने लगी, क्योंकि ये गाना जो था ये बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध हुआ था, बहुत ही पॉपुलर हुआ था। नॉर्मली ये होता है कि जब किसी स्टेज प्रोग्राम्स के लिए सिंगर जाते हैं तो कुछ गानों की एनलिस्टिंग कर लेते हैं और उन गानों के रिहर्सल हो जाते हैं, फिर उसके बाद उन गानों को स्टेज पे पेश किया जाता है। लेकिन अब एक ऐसा गाना जिसकी कोई तैयारी की ही नहीं गई थी और रफ़ी साहब के जहन से भी जो धुन वगैरह थी वो निकल चुकी थी। अब जब पब्लिक का इसरार हुआ तो ये तो बड़े परेशान हुए कि भाई अब ये गाना जो है ये तो अ, उन्हें याद भी नहीं है ठीक से। लेकिन बहरहाल चूँकि पब्लिक का डिमांड था और अभी उन्हें ये अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पे होने वाले शोज़ में अब मुझे इस गाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस रोज़ तो उस प्रोग्राम में उन्होंने थोड़ा बहुत मैनेज कर लिया, लेकिन फिर ये किया गया कि ख़ास तौर से उस गाने की रिकॉर्ड मंगाई गई और रिकॉर्ड मंगाने के बाद फिर रफ़ी साहब ने उस गाने की तैयारी करने के बाद जो बाद के शोज़ हुए फिर रफ़ी साहब ने उस गीत को उसमें पेश किया। इस गीत से जुड़ी हुई जो बात एक और है वो ये कि जब वापस आए रफ़ी साहब अपने टूर से तो उन्हें इस बात की बड़ी खुशी थी कि उषा का ये गाना इतना प्रसिद्ध हुआ, इतना पॉपुलर हुआ, लोगों ने इतनी पज़िराई की। तो एक रोज़ वो श्रवण कुमार के घर पे गए, मिठाइयाँ लेकर गए, फूल लेकर गए, शुक्रिया अदा करने के लिए, मुबारकबाद देने के लिए। तो वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे उनके सामने एक नई कहानी सामने आई कि जब उषा जी ने उनसे कहा कि आज मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि आपने जब रिकॉर्डिंग की और रिकॉर्डिंग से उस दिन घर जब वापस गए तो आपने देखा होगा कि मैं थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, महसूस तो मैंने किया था, मैंने तुमसे पूछा भी था कि क्या बात है, लेकिन तुमने तो कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, बताओ क्या बात थी? तो उषा जी ने कहा कि एक्चुअली मैंने इस गाने की जो कंपोज़िशन बनाई थी और मैं जिस तरह से आपसे रिकॉर्ड करवाना चाहती थी, आपने गाया तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं इसे कुछ और तरीक़े से चाहती थी। 2-1 जगह ऐसी थी जो मैं चाहती थी कि वहाँ पे थोड़ा-सा कुछ अलग हो। तो रफ़ी साहब ने कहा कि ये तो गलत बात है, तुम जब वहाँ पे एक म्यूज़िक डायरेक्टर की हैसियत से तुम मेरी उस्ताद थी और तुम्हें जो चाहिए था मुझसे, मुझे वो कहना चाहिए था, मैं उसे करता। क्यों नहीं कहा तुमने? तो उषा जी ने कहा नहीं, मैंने सोचा कि मैं कहूँ, लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने सोचा कि रिकॉर्डिंग हो जाए, मैं एक बार उसकी प्रीव्यू देख लूँ, सुन लूँ, उसके बाद कहूँगी। लेकिन जब मैंने सुना तो मैंने देखा कि नहीं, आपने जो गा दिया है ना वो मेरे सोचे हुए से बहुत आगे है, बहुत बुलंद है, तो फिर मैं कैसे कहती। तो बहरहाल ये नगमा अपने दौर में काफ़ी मशहूर हुआ था। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम और जब रफ़ी साहब की वापसी हुई थी उसके बाद ये 74 का ये वो दौर था जब रफ़ी साहब पूरे बैंक के साथ वापस आ चुके थे और उसके बाद उषा खन्ना की संगीत में तो ऐसे भी उन्होंने बड़े खूबसूरत गीत गाए हैं। उन गीतों को आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं। आज की बस इतनी ही कहानी है, फिर मिलेंगे अगले किसी मोड़ पे, अगले किसी कहानी और वाक़ये के साथ। तो अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार। ये हवस